नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। देश में सघन तकनीक के अंतर्गत पंगेसियस प्रजाति की मछली का पालन किया जा रहा है, जिसकी बढ़वार बहुत तेजी से होती है। इस मछली की बाजार मांग भी अच्छी है। इसी मांग को देखते हुए प्रगतिशील किसान रणवीर सिंह सघन पंगेसियस मछली का पालन कर रहे हैं और आज वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने किस प्रकार से किया सघन पंगेसियस मछली का पालन, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। लेकिन खाद्यान्न की जरूरतें बढ़ रही हैं। ऐसे में कम एरिया से अधिक उत्पादन पर किसान जोर दें, इससे उनका लाभ भी बढ़ेगा और मांग को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर मछली पालन को ध्यान में रखकर बात करें तो कार्प मछलियों का पालन करके 1 एकड़ से लगभग 30 कुंतल तक का उत्पादन मिलता है और इसकी जगह अगर पंगेसियस, जिसे प्यासी के नाम से भी जानते हैं, का प्रति एकड़ 250 से 300 कुंतल तक उत्पादन लिया जा सकता है और ये किसान इसी मछली का पालन कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों को मछली पालन के व्यवसाय के बारे में बताना चाहता हूं, जो मैं स्वयं पिछले 2 से 3 साल के समय से कर रहा हूं। इसमें तालाब बनाते समय मैंने सबसे पहले राज्य सरकार से कुछ सब्सिडी भी ली है, जो कि मुझे 30% मिली है। और ये मेरा जो तालाब है ये 0.25 एकड़ के से आधे एकड़ के समथिंग जगह में है। और इसके शुरुआत में हमने पहले चूने का उपयोग किया, जिसमें कोई भी अनुवांछित कीटाणु हैं उनके लिए। और इसके बाद कुछ गोबर हमने डाला, जिससे कि पानी ज़मीन में अधिक मात्रा में ना बैठ पाए। और इसके बाद फिर हमने मछली को बीजों के लिए बीज की तलाश की, जिसमें हमने पंकज नाम की जो मछली है हमने उसको डाला है। और उसकी बनावट जैसे कुछ आगे उसमें तार जैसे निकलते हैं, जैसे मूछ टाइप में जैसे कहते हैं अपन आम लोग, उसमें एक कांटे की मछली भी बोला जाता है उसे। अधिकतर जो भी आदमी अधिक कई नामों से उसे बोलता है। इस मछली को पंगेसियस, पंगास, बैकर मछली और कहीं कहीं प्यासी के नाम से भी जाना जाता है। इस मछली को कम एरिया में अधिक संख्या में पालना आसान होता है। इस मछली का पालन आमतौर पर तालाबों में केज लगाकर किया जाता है, लेकिन ये किसान अपने कच्चे तालाब में ही इस मछली का पालन कर रहे हैं। अब उसको हमने शुरुआत में पहले तो तालाब की अच्छे से देखरेख की। खरपतवार हैं, जैसे कुछ खरपतवार थे, हमने उन्हें भी तालाब में से हटाया, साफ़ सफाई की। इसके बाद फिर हमने बच्चों को उसमें डाला है तालाब में, जो कि 2.5 से 3 इंच के लगभग है, जो हमने उस समय डाला था जून में। और अब हम उसे आगे करते हुए देख रेख कर रहे हैं बराबर। एक काम और मैं करता हूँ, जैसे बच्चे जिस समय हमने डाले थे तो उस समय हमने पूरे तालाब को जाल से ढक दिया था, ताकि कोई पक्षी या बुगले वगैरह मछलियों को ना खा सके। इन मछलियों को घर से तैयार किया गया आहार नहीं दिया जाता है, क्योंकि कम एरिया में मछलियों की संख्या अधिक होने की वजह से घर का आहार देने पर पानी दूषित होता है, जिससे मछलियों पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इन मछलियों को कृत्रिम आहार ही दिया जाता है। इसके बाद आता ही है पानी का पीएच मान। पानी का पीएच मान हमें अधिकतर 6.5 से 7.5 के बीच में अच्छा माना गया है। और उसकी अगर ऊपर नीचे अगर होता है, जैसे पानी में अपनी गैसेस बनती हैं, अमोनिया गैसेस हैं, तो उसके लिए जीरोलाइट या और भी बाज़ार में कुछ दवाएं आती हैं, उनका प्रयोग अपने किसान भाई
कर सकते हैं। मछलियों में रोगों की समस्या भी आती है, जिससे बचाने के लिए तालाब प्रबंधन का विशेष ध्यान रखते हैं और जरूरी होने पर रोगी मछलियों के उपचार के लिए दवाओं का भी प्रयोग करते हैं। और समय समय पे उसका वजन भी चेक करना पड़ता है, ताकि मछली हमारी दाना तो बराबर खा रही है, अब बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो इसके लिए 15 दिन से 20 दिन के अंतराल में या 20 से ऊपर 1 महीने के पहले हमें एक बार निकाल के मछलियों को चेक करना पड़ता है। करना ही पड़ेगा, क्योंकि दाना तो हम बराबर खिला रहे हैं मछलियों को, मगर उसका ये भी अपन को पता चले हम लोगों को कि अपनी मछली बराबर मात्रा में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो किसान भाइयों, ऐसी सभी चीज़ों का देख रेख हमें करना पड़ती है। देसी मछलियाँ जहाँ 1 वर्ष में तैयार होती हैं, वहीं पंगास 6 से 7 महीने में ही तैयार हो जाती है। इस मछली की कम अवधि में तैयार होने की विशेषता और कम एरिया से अधिक उत्पादन के चलते किसानों को अधिक मुनाफा हो रहा है। कुछ सफल किसान अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि इस मछली का पालन मार्च से अगर शुरू किया जाए और नवंबर तक मछलियों को निकाल लिया जाए तो अच्छा लाभ होगा। इस मछली का पालन आमतौर पर तालाबों में केज लगाकर किया जाता है और केज में पालन करके प्रति एकड़ 500 कुंतल से भी अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, जिसमें लागत भी अधिक आती है। लेकिन ये किसान अपने कच्चे तालाब में ही इस मछली का पालन कर रहे हैं, इसलिए इन्हें 1 एकड़ से लगभग 250 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन मिल रहा है, जो कि कच्चे तालाब में अच्छा उत्पादन है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ बागवानी करते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जिन किसान भाइयों ने फलों के नए बाग लगाए हैं, वे इस समय इन बागों में कौन कौन से कार्यों को करें जिससे पौधों की अच्छी बढ़वार हो, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव। आज फल बगीचे जो हमारे राजस्थान में जो फल वाले जो बगीचे हैं, उनकी इस समय क्या सामान्य जो सावधानियां हैं वो रखें और इस समय क्या क्या जो क्रियाएं हैं वो करें। बागवान भाइयों, फलों के नए बाग लगा देने मात्र से ही अधिक फल नहीं मिल जाएगा, बल्कि इसके लिए नए बाग में किए जाने वाले कार्य को समय पर करना होगा, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई की। तो बागों में सिंचाई ड्रिप के माध्यम से समय समय पर करना चाहिए, जिससे कम पानी में अधिक क्षेत्र पर आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। फलों के बाग में एक समस्या खरपतवारों की आती है। इसके लिए बाग में खुरपी, फावड़े या पावर टिलर यंत्र की सहायता से बाग में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट करते रहना चाहिए। एक चीज मैं किसान भाइयों को और कहूंगा, क्योंकि नया पौधा लगाते हैं हम, बडिंग से लगाते हैं, ग्राफ्टिंग से लगाते हैं, तो एक विशेष जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी जो बड और जो ग्राफ्ट यूनियन है, यानी कि जहाँ से हमने रूट स्टॉक और साइन है, मूल व्रंत और जिसको साइन कहते हैं, उनके जो जंक्शन होता है उसके नीचे जो भी नई ग्रोथ होती है उसको हटा देना चाहिए सिकेटर की सहायता से, क्योंकि उस ग्रोथ को हम लेंगे तो वो एक तो रूट स्टॉक है तो उसका फलत अच्छी नहीं आएगी, और जो वाटर सकर्स हैं जिसको हम साइड सकर्स बोलते हैं, उनको तो बिल्कुल भी हटा देना चाहिए, क्योंकि उसमें हमको उत्पादन नहीं मिलता है। इसके बाद में मैं कहूँगा कि ज़्यादातर तो बगीचे होते हैं उनमें ओपन सेंटर यदि सिस्टम रहता है तो वो ठीक रहता है। उसमें क्या करते हैं, ओपन सेंटर लीडर, ये 2-3 सिस्टम हम अडोप्ट करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, लगभग पौधे को ज़मीन से 1 मीटर हाइट तक हम लगभग रखते हैं, उसके बाद में शाखाएं लेते हैं। तो उसके लिए प्रारंभ से ये करें कि पौधा जब हमारा छोटा रहता है तभी से उस प्रकार जो नई ग्रोथ है, टॉप है, उसको काट देते हैं और अच्छा प्रकाश उसमें पड़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी, इससे हमारे फल की क्वालिटी भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो ये मुख्य जानकारियां जो किसानों को, भाइयों को करना चाहिए। फल बागान से अच्छी फलत देने हेतु पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
तो आम, अमरूद, नींबू, अनार के पौधों के चारों ओर 25 किलोग्राम कंपोस्ट खाद प्रतिवर्ष प्रयोग करें। इसके अलावा पौधों के प्रकार, आयु और मृदा जांच रिपोर्ट के अनुसार उचित मात्रा में समय समय पर खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और आने वाले समय में अधिक फलोत्पादन मिलेगा। जब पौधा चल जाता है, इसके बाद में हम उसमें यदि बारिश नहीं होती है तो सिंचाई करेंगे, बारिश होती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। फिर कुछ फल वाले जो पौधे होते हैं ऐसे होते हैं जिनमें लगाते ही कीड़े और बीमारी आ जाती है। जैसे अपना नींबू है, नींबू में जैसे इस साल आपने लगाया तो इसी साल जैसे ही अनुकूल समय मिला, जैसे जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो महीना होता है, वो इसमें जो लीफ माइनर है, लेमन बटरफ्लाई है, सिट्रसाइला है, ये इस तरह के जो कीड़े हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सिट्रस कैंकर है जो कि इसका इम्पोर्टेंट एक रोग है नींबू का। तो इस तरह के तो हमको किसान भाइयों को चाहिए कि वो रोज अपने बगीचे में जाएं, रोज एक एक पौधे को देखें कि किसी में रोग तो नहीं है, कीट तो नहीं है, और यदि हैं तो समय रहते हुए उनका नियंत्रण आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। बागबान भाइयों, नए फलों के बाग लगाने के लगभग 3 से 4 वर्ष बाद फल मिलना शुरू होता है और ऐसी दशा में नए बाग में अनंत फसलों के रूप में सब्जियों को उगाकर अतिरिक्त लाभ भी ले सकते हैं। इस समय फल बागों में कई तरह के हानिकारक कीट नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि सफेद मक्खी, बेला, लीफ माइनर। तो इन कीटों के नियंत्रण के लिए 750 मिलीलीटर मेटास्टाक्स 25 EC या 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 30 EC को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा बाग में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है, जिनकी सही पहचान करके समय रहते रोकथाम के उपाय अपनाने चाहिए, तभी इन बागों से आगे चलकर अच्छे फल मिलेंगे। ये जो प्रक्रियाएं हैं, हम सभी फल वाले जो बगीचे हैं, जैसे अपना नींबू है, जामुन है, बेर है, लसोड़ा है, ये सारी प्रक्रियाएं जो मैंने बताई वो सभी जो राजस्थान में जो सभी फल होते हैं वो उन सब में ये क्रियाएं सामान्य तौर पर की जानी चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि बारिश नहीं होने और आसमान साफ रहने की संभावना है। 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उत्तर की तेज हवाएं चलने की संभावना है। अपेक्षित अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और अपेक्षित न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 51 से 63% और न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता 17 से 21% के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान है, अतः किसान गेहूं की बुआई करें। किसानों को खरीफ फसलों के अवशेषों को न जलाने की सलाह दी जाती है। परिपक्वता अवस्था में धान की कटाई करें। चारे की फसल के लिए बरसीम की बुआई कर सकते हैं। बरसीम की उन्नत किस्मों में मिसकाबी, वर्धन ले सकते हैं। बुआई के लिए 6 से 7 किलोग्राम बीज प्रति बीघा प्रयोग करें। चारे की अधिक उपज के लिए बुआई से पहले 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा दें। परजीवी और संक्रामक रोगों से जानवरों की सुरक्षा के लिए किसानों को स्टॉक यार्ड में साफ सफाई बनाए रखना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है पीली बंगा जिला हनुमानगढ़ के रतनदीप सिंह ने। आप सरसों की खेती करना चाहते हैं। आपने सरसों की बुआई के लिए
उन्नत किस्में और खेती की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम खेती की सरसों की बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है उन्नत किस्मों का चयन। सरसों में हमें पूसा तारक, पूसा बोल्ट, पूसा स्वर्णिमा बहुत अच्छी किस्में हैं और ये पूसा की किस्में हैं। अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में 25 से 30 क्विंटल तक भी उत्पादन हमारे किसान भाई 40 से 42 क्विंटल तक भी SMI पद्धति, सघनीकरण पद्धति से प्राप्त कर रहे हैं। किसान भाइयों, सरसों की खेती के लिए दोमट या बलुई भूमि जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, ऐसी भूमि उपयुक्त होती है। अच्छी पैदावार के लिए भूमि का pH मान 7.0 होना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए खरीफ फसलों की कटाई के बाद पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और उसके बाद 3-4 जुताइयां तवेदार हल से करनी चाहिए। जुताई करने के बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर ले। भरपूर उत्पादन प्राप्त करने हेतु अच्छी सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट खाद 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बुआई के पूर्व खेत में डालकर जुताई के समय खेत में अच्छी तरह मिला दे। मैं खाद की मात्रा बता दूं, 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फोर, 30 किलोग्राम पोटाश और जिंक सल्फेट, क्योंकि सल्फर भी हमारे तिलहनी फसल है, सल्फर भी देना चाहिए। जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें पहले ही भुरकाव करके बुआई कर देना चाहिए। यूरिया की जो शेष मात्रा है, मतलब यूरिया की जो मात्रा है, हमारी नाइट्रोजन की जो मात्रा है, उसको आधी मात्रा हमें बुआई के समय देना, आधी मात्रा 3 बार प्रथम गुड़ाई, द्वितीय गुड़ाई, तृतीय गुड़ाई पे हमें देना चाहिए। इसके अलावा आप बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए सरसों की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। यदि हम परंपरागत पद्धति से सरसों की खेती कर रहे हैं तो लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर हमें लगता है 2.5 एकड़ में, और सीड ड्रिल, रेज बेड प्लांटर या डिबलिंग पद्धति से बुआई करते हैं तो इतनी बीज मात्रा लगेगी। बीज उपचार सबसे प्रमुख बात है। यहाँ जो हमने सरसों की बीज लिए हैं इनको कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब की लगभग 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के मान से हमें बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार के उपरांत हमें यहाँ पर FIR पद्धति को अपनाना चाहिए। FIR में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे प्रमुख बात आती है इंसेक्ट, यानी जमीन भूमिजन्य कीटों से बचाव के लिए हमें जो हमारा क्लोरोपाइरीफास नामक जो है इंसेक्टिसाइड कीटनाशक है उससे भी उपचारित करना चाहिए। यदि हमारे पास थायोमिथाक्साम रस चूसक कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है तो हम थायोमिथाक्साम 1 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम सरसों के बीज का उपचार हमें करना चाहिए। किसान भाइयों, सरसों की फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में सिंचाई करते हुए खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। नमी यदि हमारे पास कम है, एक सिंचाई बुवाई के उपरांत हमें देना चाहिए। फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने से पानी की मात्रा भी कम लगती है। रेज बेड पद्धति से जो किसान भाई बोनी कर रहे हैं उनको पानी कम लगेगा। रेज बेड पर बुआई करने से एक पानी में भी सरसों की फसल का उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है निराई गुड़ाई की। जैसे ही हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है उस समय एक सिंचाई हमें देने के उपरांत जैसे ही बतर आती है, पूरा खरपतवार या कचड़ा निकल आता है, तो उन कचड़े को निदाने के लिए हमें कोई भी हैंड व्हील हो या कुल्फा या डोरा पद्धति से निराई गुड़ाई का कार्य करना चाहिए। तो ये हमारे किसान भाइयों को मैंने बताया सरसों की खेती के बारे में। इस तरह से हमारे सरसों की खेती करेंगे तो अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे, लाभ। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।